अपना सीएमए फाउंडेशन का फाइनल टच दे रहे हैं, जो आपका कल एग्जाम होने वाला है जून अटेम्प्ट का। तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा एमसीक्यू बैंक था, जो इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च था, जिसमें 117 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन टेली लेक्चर में करवाए हैं, जो इसी चैनल पे अपलोडेड है। आज मैं आपको 51 से लेके 117 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। फाइनल डे है आज, प्लीज आप इसको देखकर जाइएगा। इस बैंक में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के ही दिए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से टिक लगाना। उम्मीद करता हूं लास्ट दिन है, कल तो आपका एग्जाम ही है, तो आप फुल्ली सिलेबस को रिवाइज करके बैठे हुए हैं। सिर्फ क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है जी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 51 वाला, आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। 51 को थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, नया है, क्योंकि देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट साबुन हो गया, ये सब एग्जांपल्स में आ जाते हैं इसके। ठीक है, हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब आपको नोट्स में लिखा है। तो दिस मार्केट इज गिवन बाय प्रोफेसर कैम्बरलिन ने दिया था ये, तो आंसर इज बी। ठीक है जी, बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी। नियर मनी का मतलब पूछा गया है बेटा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। नियर मनी क्या होता है बेटा? मनी तो पता है आपको क्या होता है। नियर मनी क्या होता है कि जो पैसे की जगह चीज यूज होती है, मतलब पैसा नहीं है वो एक्चुअल में, बट लाइक अ मनी है, पैसे के जैसे ही यूज होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर पेमेंट के लिए यूज होता है, एज अ इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो इट इज अ नियर मनी। सेविंग बॉन्ड्स, गिफ्ट लाइक सिक्योरिटीज, ये सब एज अ मनी यूज होते हैं कि मनी की जगह हम ये देके काम चला सकते हैं, लाइक दिस। इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, डेबिट कार्ड आ सकता है, क्रेडिट कार्ड आ सकता है, ठीक है, डीडी आ सकता है। तो ये सारे ही जो है नियर मनी है, लाइक अ मनी है, मतलब नियर मनी मतलब लाइक अ मनी। चलिए, ऑप्शन मनी इज नॉन लीगल टेंडर। देखो सुनिए, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। लीगल टेंडर क्या होता है? जो हम नोट यूज करते हैं 1000 के, या जो भी हमारे नोट्स होते हैं, जो आरबीआई के द्वारा प्रिंटेड होते हैं, नोट और कॉइन, ये दोनों लीगल टेंडर होते हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड, क्योंकि इसको सरकार बनाती है, इस पे आरबीआई लिखा होता है, सरकार के द्वारा है। लीगल टेंडर है, जनरली सब एक्सेप्ट करेंगे। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ ऑप्शनल मनी। नॉन लीगल टेंडर को ऑप्शनल मनी बोला जाता है, यानी कि ये एक्चुअली जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होते, बट एज अ मनी यूज होते हैं, जैसे कि चेक हो गया। ठीक है, और ये बैंक के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, तो ये नॉन लीगल टेंडर मनी में आता है, ऑप्शनल है। ये पैसों का ऑप्शन है, पैसे की जगह यूज हो रहा है चेक, तो नॉन लीगल टेंडर, क्योंकि जनरली चेक को एक्सेप्ट नहीं करता। एक ठीक है, मैंने कर लिया, ऐसे मार्केट में जाओगे तो हर कोई नहीं करेगा आपसे। फिर आते हैं हम बेटा, देखो 54 नंबर को ध्यान से देखिएगा। Which of the following function does serve the use with price of different goods and services? Different goods and services. फंक्शन पूछ रहा है बेटा मनी का, ध्यान से सुनिएगा। मनी के फंक्शंस के ऊपर बातें हो रही हैं, तो आराम से समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। When used with the price of different goods के ऊपर बातें हो रही हैं। स्टोर पे तो नहीं जा सकते हम, वेल्थ स्टोर नहीं हो रहा है, खरीदा बेचा भी नहीं जा रहा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मनी के फंक्शंस ये हैं, लेकिन ये वाले में कौन सा बताया गया? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू पता चल रही है, या यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको। पैसे मतलब कितने की चीज है, मैंने क्लास में बताया था कि मनी के आने से कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हो गई है, तो ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ही है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू पता चल रहा है इस वाले फंक्शन से। चलिए, Which of these affects the demand for money? देखो डिमांड फॉर मनी क्या होता है? पब्लिक जो पैसों की डिमांड करेगी, आप पैसों की डिमांड करते हो, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, वो किन बातों पर डिपेंडेड है, वो ये पूछना चाह रहा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो फिर आपको चाहिए भाई ज्यादा पैसा चाहिए। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको परचेसिंग पावर बढ़ रही है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए। और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है बेटा। देखो, डिमांड फॉर मनी, ये ग्राफ होता है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिमांड फॉर मनी, यहां लिखा मैंने, यहाँ पे आरओआई लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है डीएम का, यानी कि डिमांड फॉर मनी का। अगर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पब्लिक पैसों की डिमांड कम कर देती है। मेरे को एक बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, पैसों की डिमांड करी मैंने, लेकिन मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैं लोन नहीं लूंगा, डिमांड नहीं करूंगा पैसों की।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, डिमांड नीचे आ गई। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और यहां तो सिर्फ ये पूछा हुआ है कि अफेक्ट कौन सा कर रहा है, तो अफेक्ट कर रहा है इनकम भी इफेक्ट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इफेक्ट कर रहा है, तो बोथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, शायद अगला क्वेश्चन वही पूछा हुआ है। देखो जो मैंने डायग्राम, मैंने सीरियसली 56 नंबर पहले नहीं देखा था, मैंने बता रहा हूं, मैं एडवांस भी बता रहा हूं साथ साथ आपको। Which of these would lead to fall in demand for money? मनी कम, डिमांड कम हो गई है पैसों की क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो साइड में डायग्राम बढ़ा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा मैं बैंक से लोन नहीं लूंगा, डिमांड नहीं करूंगा पैसों की। क्लियरली दिख रहा है आपको? चलिए जी 57 नंबर को देखते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मैंने बुक में आपको डेफिनेशन लिखवा रखा है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, खत्म जी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको M1 भी पढ़ा रखा है, C प्लस GD प्लस OD, M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। ये सब मैं आपको साथ साथ रिकॉलिंग्स कर रहा हूं बेटा। देखो अब आप सिलेबस पढ़ के बैठे हैं, आई जस्ट रिकॉल और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगवा रहा हूं मैं आपको। बेटा देखिए बहुत आराम से बताता हूं आपको, विच इज द अपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए जो अपेक्स बैंक होता है वो बेटा नबार्ड होता है। नबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, एक डेट का क्वेश्चन भी करवा दिया नबार्ड का। नबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नबार्ड को अपेक्स बैंक बोला जाता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर को बूस्ट कराने के लिए काम करता है। ठीक है, 59 में आरबीआई चेक कर रही है इन्फ्लेशन। बेटा यहां पर एक वर्ड आया है इन्फ्लेशन, तो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, इन्फ्लेशन के दो टाइप्स होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख कर जाएंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है, आई प्रॉमिस यू। आरबीआई चेक इन्फ्लेशन बाय, कैसे चेक करता है, मैंने आपको बैंकिंग के इक्विपमेंट्स पढ़ा रखे हैं, CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो आरबीआई चेक इन्फ्लेशन कैसे चेक करता है, इंक्रीज कर देगा, आई थिंक बोथ है बेटा। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, CRR बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, कैसे होगा ये सारी बातें आपको डीप में पढ़ाई गई हैं। तो 59 का बेटा आपका हो गया ये। इफ द कंट्री इज पासिंग थ्रू द रिसेशन, रिसेशन का मतलब है बेटा इकोनॉमी डाउन में चल रही है, जैसे कि कोविड-19 में हमारे देश में रिसेशन चल रहा था, तो आरबीआई क्या करेगी, बाय द बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगी, मार्केट में पैसा डालेगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। रिड्यूस द CRR, ईज आउट बैंक रेट, ईज आउट बैंक रेट का मतलब है बैंक रेट कम होगा, तो ये सारे ही ऑप्शन करेगी आरबीआई ताकि मार्केट में कैश फ्लो बढ़े। देखो रिसेशन में इकोनॉमी नीचे होती है, हमें इकोनॉमी को ऊपर पुश करना है, तो उसके लिए मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़वाना है, तो जिसके लिए आरबीआई मार्केट से बॉन्ड्स खरीदती है, बॉन्ड्स लिए, सामने वाले को पैसे दिए, इकोनॉमी में पैसा बढ़ा, सर्कुलेशन बढ़ेगा। CRR कम करा, कैश रिजर्व रेशियो कम करेंगे तो बैंक ज्यादा लोन देगी, मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, चलिए बेटा 60 तक हमने टैली कर दिया, थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ेंगे मेरे भाई। देखिए मैनिपुलेशन इन CRR, आरबीआई क्या करता है, लैंडिंग पावर जो है कमर्शियल बैंक की वो चेक करता है। ये तो कुछ नहीं है भाई, ये कहां से आ गया बैंकिंग के अंदर यार। तो ए देखो बेटा, अगर CRR कम होता है तो कमर्शियल बैंक को कम पैसा रखवाना है आरबीआई के पास, तो वो पब्लिक को ज्यादा लोन दे सकता है। अगर CRR कम होता है तो लैंडिंग पावर बैंक्स की बढ़ती है, एंड इसका ऑपोजिट हो जाता है। चलिए 62 नंबर पर है, इस बैंक के बारे में बात हो रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर बात हो रही है, एक्सपोर्टिंग बैंक है ये, इज ऑथराइज्ड टू राइज द लोन फ्रॉम, ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है ये, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोन सैंक्शन करती है, उनकी बिलिंग्स वगैरह के लिए आपके बुक्स में दिया गया, आपको नोट्स में पढ़ाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, ऑथराइज्ड टू राइज लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन आपको लिखवाया गया है। हाँ 64 इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान देना। फेरा, फेरा फेमा होता है, फेरा फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट होता है। फेरा क्या, वो फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, फेरा फेमा होता है, पूरा जुबान पे चिपका होता है फेरा फेमा। ठीक है, फेरा हैज रिप्लेस्ड बाय फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फुल फॉर्म से कोई ज्यादा लेना नहीं है, मैंने आपको सुना दिया, फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरा रिप्लेस्ड बाय फेमा। ठीक है जी, थोड़ा सा नीचे चलते हैं बेटा, हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर। बुक का क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 65 को। रेपो ट्रांजैक्शन, ठीक है ध्यान देना भाई, रेपो के बारे में बात हो रही है, अच्छे से पढ़िएगा इसमें। रेपो के बारे में बात हो रही है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे
आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो कैसे लोन दिया जाता है? सिक्योरिटी बेसिस पे दिया जाता है, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी देंगे फिर उसको रिपर्चेज करना होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द बॉर्डर्स, यानी कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है, टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है? आरबीआई, विद द एग्रीमेंट टू परचेज देम प्री डिटरमाइंड डेट। बाद में आपको देखो लोन कैसे दिया जाता है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, आरबीआई ने पैसा दे दिया कमर्शियल बैंक को और बदले में उसकी सिक्योरिटीज ले ली और साथ में एग्रीमेंट में डेट लिखी है कि 3 महीने के अंदर या जो भी डेट फिक्स कर रहे हैं उस डेट पे ये सिक्योरिटी तो मेरे से वापस लेके दीजिए, मेरा पैसा मेरे को वापस दियो। बॉर्डर यहां पर बोला जा रहा है जो है कमर्शियल बैंक को, और इन्वेस्टर जो है वो आरबीआई को, पैसा आरबीआई दे रही है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझना है आप। देखो बाकी स्टेटमेंट में गड़बड़ से, पहली स्टेटमेंट ही इसकी सही है बेटा, ध्यान देना। दो क्वेश्चन है 65 और 66, दोनों को अच्छे से रखिएगा प्लीज। फिर आते हैं 66 नंबर पे, जिसमें बोला गया है रिवर्स रेपो रेट की बातें हुई हैं। रिवर्स रेपो रेट की बातें हुई हैं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पैसा देती है आरबीआई को। तो इस बार कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द होल्डर टू द इन्वेस्टर्स विद एग्रीमेंट टू परचेज, ध्यान देना। इसमें क्या हो रहा है? सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय द होल्डर्स, होल्डर सिक्योरिटीज को बेच रहा है, यानी कि कौन है होल्डर? कौन था भाई हमारा होल्डर? कौन था? आरबीआई। आरबीआई बेचेगा, किसको बेचेगा? कमर्शियल बैंक को, ध्यान देना भाई। 67 पे ये दो क्वेश्चन 65 और 66 को आप अच्छे से रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको लॉजिक 19-20 भी है क्योंकि लास्ट डे है, तो आप प्लीज इनके ऑप्शंस को ध्यान से समझ के रखेंगे। 67 पे आते हैं हम। 67 में मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR इनटू 100। अब देख लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। गिवन LRR जो 20% है, इनिशियल डिपॉजिट ये है 1000 इनटू 1/20 इनटू 100, 5000 हुआ पहला राउंड, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट पूछ रहा है, ये सेकंड राउंड की पूछ रहा है मेरा भाई, सेकंड राउंड की। तो अब 5000 हो चुका है, 5000 में से 20% कम करोगे और 20% कम करना है, क्योंकि ऐसे ही तो मेंटेन करते हैं कि मैंने आपको वो पढ़ाया था क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड पूछ रहा है, तो 10% 20% और कम करो, 1000 रुपए होता है, तो सेकंड राउंड 4000। बेटा 5000 का 20%, सेकंड राउंड पूछा यहाँ पर सेकेंडरी डिपॉजिट, तो 5000 का 20% होता है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए और कम कर दो, तो अगला राउंड में 4000 हो जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी है। इसी चैनल पे मैंने मनी मार्केट के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सॉरी मनी मार्केट के पूरा लेक्चर डाला हुआ है। मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मनी मार्केट में इंक्लूड होती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। आराम से देखिएगा, सारी चीजें इंक्लूड होती है, मनी मार्केट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है यार, प्लीज। मनी मार्केट कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, ये मैं आपको बता चुका हूं। इन इंडियन मनी मार्केट मेन बोरोवर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, लोकल बॉडी भी लेती है, इंडस्ट्री भी लेती है, ये भी लेती है। चलिए जी 70, ये भी सही है। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। थोड़ा तेज इसलिए निकाल रहे हैं, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस है। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो मेरे इसी चैनल के ऊपर बेटा मनी मार्केट के लेक्चर्स पर डले हुए, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, उसमें सब कवर अप है। और मनी मार्केट से भी एग्जामिनेशन में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बार-बार वार्न कर रहा हूं कि पेपर बहुत इजी टास्क का होता है, आप बस कवर अप करते चलिए। अब हम हैं बेटा 72 के अंदर। मैंने आपको बताया था कि बेटा बिल्स जो है वो 91 डे, 182 डे एंड 364 डेज का होता है। 364 से ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज मनी मार्केट डील्स विद 1 ईयर इन अ शॉर्ट टर्म मार्केट। तो अब आप देखिए 72 नंबर को एक बार देखिएगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको। 72 में बोला गया है इन अप्रैल 1999 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द बिल। तो कौन से बिल को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था उस दिन? 364 दिन का, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। 72 में आपको क्लियरली बोला गया है 364 डेज का। हाँ भाई, कॉल मनी, मार्केट्स, बोरोड और रेंट। कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 14 दिन के लिए होता है। कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है, नोटिस मनी 14 दिन के लिए होता है। ये होता है नोटिस मनी 14 दिन के लिए। जब एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है विद इन 1 डे इट इज अ कॉल मनी एंड 1 to 14 डेज इट इज अ नोटिस मनी, आपके नोट्स में लिखा है।
इफ नेक्स्ट है, इफ बायर्स ऑफ द गुड्स, जो बायर है वो कौन है? रॉय है। जो बिल लिख रहा है वो सेलर है, वो ड्रॉअर है। बिल लिखने वाला वो है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अवेयरनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय इंडिविजुअल भी करवा सकता है, कंपनीज भी करवा सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी करवा सकती है, ऑल ऑफ द अबव। Which are unsecured promising notes? इनमें से कौन सा unsecured promising notes होता है? कमर्शियल पेपर। इट इज कॉर्पोरेट जगत इशू करता है, कॉर्पोरेट जगत। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलेटरल अगेंस्ट, दोनों है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स। इसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक लोन देता है। ये तो बहुत बेसिक्स है, क्या कोलेटरल रखता है। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट्स के अंदर बेटा कमर्शियल पेपर्स आते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जो मैंने आपको विजय माल्या का एग्जांपल देके पढ़ा रखा है उसके अंदर देखिएगा लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू पैटर्न पे हैं तो थोड़ा तेज खींचेंगे मेरे भाई। देखिए, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। बहुत सिंपल है यार। देखो सुनो बेटा, प्रॉफिट कैसे पता चलता है? हमारी कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 1000 रुपए, मेरे इंस्टीट्यूट की कॉस्ट लगती है 700, हाउ कितना प्रॉफिट हुआ है? 300 का। तो प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है, टीआर माइनस टीसी, सिंपल। उसके बाद हम नेक्स्ट में चल रहे हैं, द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल पढ़वाया था, इंटरनल में माइक्रो मैक्रो पढ़वाया था, माइक्रो के लिए कॉस्मिक पढ़ाया था, ठीक है जी। स्वेट एनालिसिस, पेस्टल, ये सब आपको पढ़ाया गया है। आप एक बार रिकॉलिंग दे सकते हैं इसको दोबारा से। हम क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर हैं, जरा ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है। द इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? इंटरनल मतलब मैंने बताया था कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर ही है, जिसपे मेरा थोड़ा सा कंट्रोल है। बिजनेस फिलॉसफी के ऊपर मेरा कंट्रोल है कि कैसे चलाना है, तो ये तो मेरे कंट्रोल में है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये इंटरनल है, हमारे कोचिंग के अंदर के पार्ट्स हैं, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। कितना पैसा लगाना है धंधे के अंदर, तो ऑल ऑफ द अबव। द टर्म स्वेट, स्वेट का जो फुल फॉर्म था, एस इज स्ट्रेंथ, W वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। तो अब ये T पूछ रहा है क्या है? T से थ्रेट हो गया, खत्म, चलो आगे बढ़ो। द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कॉस्मिक। कॉस्मिक का मतलब होता है बेटा कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, M से मार्केट, इंटरमीडिएट्स एंड C से कॉम्पिटिटर। अब वो क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। कंज्यूमर्स है, फर्म्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट है, कॉम्पिटिटर है, चारों आ रहे हैं। कॉस्मिक इसके फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा रखी है। इन द टर्म S का मतलब पूछा गया है यहाँ पर टेस्टल के अंदर बेटा। S क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक। S क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक। बेटा जी अब हम हैं 83 जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिन जिन पे मैं मार्क कर रहा हूं उनको चाहे आप नोटबुक पे लिख लीजिए, कहीं पर भी आराम आराम से। इसको फर्स्ट यूज करा गया था विपका को 87 में, 987। 83 नंबर को बेटा आप मार्क करके रखेंगे। देखिए सुनिए, 84 नंबर को पढ़ रहे हैं हम। पेस्टल एनालिसिस है, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, फॉरेन ट्रेड, ये सब किससे रिलेटेड करता है? पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड करता है। नाम में बार बार आ रहा है, गवर्नमेंट का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, इकोनॉमिक जीडीपी वगैरह की बात यहाँ पर नहीं हुई है। चलिए जी 85 बहुत इजी है। डब्ल्यू जो है सर ये हमें पता है, जल्दी चलिए, वीकनेस के लिए लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। हम 86 पे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से उसको हम मार्क कर रहा हूं मैं, जो आपने कभी सुने ना हो थोड़े से, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो 86 के अंदर उसने आपसे पूछा है, 86 के अंदर NPCI has been provided to the emergence of digital payments। डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म। नेशनल पेमेंट, ध्यान देना भाई इस बारे में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए जी ध्यान देना भाई, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट? इसका नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। नॉट पूछा था ये, तो ये नहीं है, क्लैरिटी ऐसा कुछ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है। अब हम बेटा 88 के ऊपर है क्वेश्चन, वेट करते हैं। 88 को ऊपर करते हैं, तो कहते हैं चलिए 88 से शुरू कर रहे हैं हम कार्यक्रम। 88 को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे।
Who consider coordination as a permeating function of management? ठीक है, मैनेजमेंट के बेसिकली आपको 5 फंक्शंस पता होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है जी, अच्छा नीचे बोला भी गया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब बोला गया है। तो उन्होंने बोला है हु मतलब नाम बताना है। ध्यान से देखिए 88 को, हु मतलब बंदा कह रहा है नाम बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसको डार्क कर रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं। जॉर्ज टेरी के द्वारा किया गया है। फ्यूल के तो बेटा 14 प्रिंसिपल हमने अलग से पढ़े हुए हैं, तो वो अलग हटा के चलिए। जो 14 प्रिंसिपल है, डिविजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब हम है बेटा क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर। 89 को ध्यान से समझते हैं। विच इज इनहेरेंट, मतलब थोड़ा 19-20 है, इनहेरेंट इन मैनेजिंग जॉब एंड इम्बॉडीड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन के जो मेन करता धरता है वो कौन है? सारे फंक्शन के जो मेन करता धरता है वो है कोऑर्डिनेशन। आपस में सारे फंक्शंस के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज हो सकती है, प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। प्लानिंग जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस थे और जगहों पे मैंने देखे थे। क्वेश्चंस था कि प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, मेंटल एक्सरसाइज है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं कि प्लानिंग जो होती है बेसिकली जो है वो रिजिड कर देता है हमें कि इसी हिसाब से चलना है, इनोवेशन को रोक देता है, कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, कुछ प्लानिंग का पार्ट है। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमने एक टारगेट रखा था और एक्चुअल में क्या अचीव करा, तो जो हमारा पोटेंशियल टारगेट है और जो एक्चुअल अचीवमेंट है उनके बीच के गैप को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो 90 नंबर को एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है 90 नंबर के अंदर। According to Mark Beckerwald, which is not the principle of achieving effective coordination, क्या कोई पार्ट नहीं है। तो ऑडिट तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, रिव्यूइंग करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली, तो इसे तो हटाइए थोड़ा सा, ये नहीं है भाई, नॉट का पूछा था तो ये नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तो नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए कंटिन्यू चलना जरूरी है, अर्ली बिगिनिंग, सेल्फ कोऑर्डिनेशन अच्छे से मैनेज करना, तो ये जरूरी हो जाता है। 91 में है, उसने पूछा है हार्मोनी ऑफ, मतलब हार्मोनी का मतलब है मिलजुल के चलना, ऑफ ऑब्जेक्टिव इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द डायरेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, तो ये टेलर के द्वारा मिला गया है। बेटा टेलर के भी 4 प्रिंसिपल्स मैंने लिखवा रखे हैं, आपको पीडीएफ खोल लीजिएगा आप। अगर आपको कोई डाउट सेक्शन चल रहा है तो जो मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ नंबर होगा 9 होगा शायद, या 9 या 8 में से कोई एक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है उसी में से दिया गया है। टेलर के 4 प्रिंसिपल है, फ्यूल के 14 है, वहां से पूछा हुआ है, हार्मोनी वाला टेलर का दिया गया फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मैनेजर हैज टू एग्जिबिट द स्टाइल ऑफ लीडरशिप डिपेंडिंग ऑन, कि कौन सा लीडरशिप। देखो मैंने आपको लीडरशिप पढ़ा रखा है, लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द फॉलोअर्स बेसिकली, एंड ऑटो करेक्टिंग, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन वाला भी पढ़ा रखा है। तो 92 पे आते हैं हम, और 92 में उसने ये पूछा हुआ है कि मुझे बताइए कि कौन सा वो यूज करेगा। 92 में उन्होंने पूछा है कि कौन सा वो यूज करेगा, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। देखो ऑटो करेक्टिव तब सक्सेसफुल होता है, देखो ये जो मैं अभी लाइनें बोल रहा हूं ना, चाहे लिख लो मेरी लाइन को, वीडियो को पॉज करो। ऑटो करेक्टिंग उस सिचुएशन में अच्छा होता है जब हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े से अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, तो वो डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे। और डेमोक्रेटिक जब ठीक है सबसे आइडिया ले रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप के स्टाइल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, बेसिकली यही क्वेश्चन में पूछा गया है। Which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये सही है। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये भी सही है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये भी सही है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, रिजिड मतलब एक जगह पे रुका होना, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो ये बात इसने गलत लिखी है। फिर आते हैं हम which of the following is not a function of management? इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का नहीं है? डिजाइनिंग, बाकी तो है ना बेटा, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब तो काम वो करता ही है, तो ये नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, which of the following does not collaborate to the concept of ये, ठीक है, साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज अ आर्ट, एज अ प्रोफेशन। प्लीज पीडीएफ खोल लीजिए मेरी वाली, उसमें दिया गया है। अगर कोई नहीं है तो मैसेज कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं। लास्ट दिन है बेटा, ये क्वेश्चन लगा के जरूर जाने हैं। साइंस तो बेसिकली बात करता है मतलब एक फैक्ट्स पे बात करता है, इसने नॉट पूछा है
तो 95 में उन्होंने नॉट पूछा है, तो देखते हैं कि कौन सा नहीं है। पर्सनल स्किल मेरे को क्लियर हो गया है, पर्सनल स्किल इसमें आर्ट होता है। मैंने ना क्लास के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि एमएस धोनी जो है रेलवे स्टेशन पे टिकट्स काटते थे और उन्होंने इतिहास रच दिए, है ना। आर्ट है, पर्सनल स्किल था उनका, उन्होंने किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जाके ट्रेनिंग सेक्शंस नहीं लिए। और यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया था अर्जुन तेंदुलकर का कि जो लंदन से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो वो साइंस है। और उसका एमएस धोनी का पर्सनल था भाई, टिकट काटते काटते देखो हेलीकॉप्टर बना दिया, ये बना दिया, शॉट बना दिया अपने, तो वो पर्सनल स्किल है, आर्ट है, तो ये साइंस नहीं है, तो उसने नहीं का पूछा था, ठीक है। 96 में है डैश इन्वॉल्व मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो हम कहां पर इस पे बातें करते हैं, एक मिशन है, एक ऑब्जेक्टिव है, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर स्टाफिंग क्या है बेटा, इसको नहीं ले सकते आंसर में। स्टाफिंग में तो राइट प्लेस पे राइट पर्सन को लाना, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाना और कोऑर्डिनेशन में तालमेल बनाना, लाइक दिस। तो प्लानिंग में ही हम एक मिशन रखते हैं कि हम ये रखेंगे, विजन है कि भविष्य में ऐसा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 को देख रहे हैं मेरे भाई, बहुत आराम से, बहुत प्यार से देखेंगे 97 को। मैनेजमेंट इज द आर्ट, ध्यान से समझना, 97 में मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ठीक है, ये बात किसने बोली है बेटा, ये एग्जैक्ट नाम है पीडीएफ के अंदर, एग्जैक्ट नाम है, इंपॉर्टेंट वन है। एजेंसी थ्योरी के बारे में बातें हुई है बेटा, जहां पे मैंने आपको डायग्राम बनवाया था बोर्ड के ऊपर, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। शेयर होल्डर्स और ओनर्स के बीच में बातें होती हैं। एजेंसी थ्योरी सजेस्ट मैनेजर पर्टिकुलरली टू लार्ज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, बेसिकली शेयर होल्डर की बात होती है। भाई डायग्राम बनवाया था ऐसे गोले करके इंट्रिंसिक वैल्यूज के बारे में, आप प्लीज निकाल के पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एजेंसी थ्योरी से भी क्वेश्चंस होते हैं, जिन जिन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उन पे बार-बार आपको काम करना है, ठीक है। आज पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास। 99 नंबर को पढ़ रहे हैं, 99 को ध्यान से समझिएगा। अरे बहुत सिंपल है, द व्यूज इज प्रॉफिट मैक्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, तो प्रॉफिट के लिए भागता है यार, ठीक है। इन दो थ्योरी को, एजेंसी थ्योरी को प्लीज पढ़ लीजिएगा नोट्स में, जो मैंने आपको बनवा रखे हैं क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हम, टोटल में 117 क्वेश्चन है तकरीबन। मैं आज की वीडियो में आपको 67 क्वेश्चन प्रैक्टिसेस करा रहा हूं। अरे मेरे भाई एक मिनट, 100 से हमें स्टार्ट करना है। चलिए 100 नंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। which one of the following represent the best effort to reduce the agency problem को reduce करने का इनमें से बेस्ट वे क्या है, ठीक है। Pay senior manager a cash bonus each year based on the number of people employed by the company, ठीक है। Giving senior manager bonus of a share consisting of a shares of a company shares, company improve the production efficiency, जाहिर सी बात है ये होगा भाई। सबसे बढ़िया है, देखो मैं आपको फिर कहता हूं, जो मैनेजर है वो ये कह रहा है एजेंसी थ्योरी में कि जो मैनेजर है उसको शेयर्स बेचिए और कहिए कि बोनस मिलेगा अगर आपने कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाया, तो अपने आप जो है वो अपनी सैलरी की जगह उस पे वर्क करेगा कि मैं काम करूं, कंपनी की ग्रोथ करवाऊं, एफिशिएंसी लेकर आऊं, तो जो मेरे पास होल्डिंग है शेयर्स की उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द सैलरी से कुछ नहीं होने वाला भाई, इसे प्रोवाइडिंग कंपनी, अरे नहीं भाई, फिर तो वो क्यों कंपनी की ग्रोथ पे काम करेगा, ठीक है। उसने यही बोला है, तो एजेंसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि आप जो मैनेजर ले रहे हो उसको शेयर्स दे दो कि ले भाई ये इतने का शेयर है, 2 साल में तू काम कर, मेहनत कर, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा, ग्रोथ करवा, तेरा शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो अपने आप करेगा बंदा काम। 101 इंपॉर्टेंट है, एजेंसी थ्योरी के बारे में बातें हो रही हैं। 101 नंबर में एजेंसी थ्योरी के बारे में बातें हो रही हैं। डेवलप्ड बाय, ये सारे लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप करा है। ये नाम देखो, एक दिन के लिए इसने लास्ट मोमेंट में मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, डी लास्ट मोमेंट में आप थोड़ा सा ये जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रहा हूं इनको चाहे एक पेज पे लिख लीजिए, याद करके चले जाइए और लगा के टिका दीजिए, क्योंकि भाई आपके एमसीक्यू सारे सही होने चाहिए। 102 नंबर को पढ़ रहे हैं एक बार। Who had said that latest driven choice can motivate, ठीक है भाई, कौन मोटिवेट कर रहा है बिहेवियर को, वो का मतलब किसने बोला, ये बुक में आपका नाम दिया हुआ है, ठीक है। आप, मैं जो फिर से बता रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। जो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं एजेंसी थ्योरी से लिंक करके, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 103 नंबर पर है हम, इन्होंने कुछ बोला है 103 नंबर में
अकॉर्डिंग टू द डेविस, ये 90s की थ्योरी है, शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाने की बात होती है। ये पूरी थ्योरी जो है वो कॉर्पोरेट जगत से लिंक करती है और शेयर होल्डर के फंड्स को बढ़ाने पे बात करती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप अच्छे से रखेंगे, इनके आंसर्स को प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक दिन के लिए रखना है बेटा, आप इसको रखें, क्योंकि मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा टफ है ऐसे नाम वाम याद करना, लेकिन प्लीज आज के लिए, क्योंकि कल तो एग्जाम हो ही जाएगा, तो बात आपकी क्लोज ही हो जाएगी कल। क्वेश्चन नंबर 104 पर आ चुके हैं अब हम लोग। Which of the following, ध्यान देना भाई, which of the following regarding reduces loss is correct? इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है लॉस के रिगार्डिंग में? Bonding cost don't have the effect to reduce cost, ठीक है, ठीक है, likely to result of increasing monitoring cost। मॉनिटरिंग कॉस्ट को थोड़ा सा जो होता है कि नजर रखने के लिए उसको कम करना, ये होता है भाई बेसिकली इसका मतलब। देखिए बेटा, मैं ना आपको सरल भाषा में बता देता हूँ, रेसिडुअल कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई बिजनेस चला रहे हैं तो वहां पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा हमसे, उसको बेहतर करने के लिए जो घाटे होते हैं हमारे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक ऑयल बनाने वाली कंपनी है, रिफाइनरी वाली है, अब वहां पे ऑयल तो बनता है लेकिन कुछ ऑयल जो है वो एयर में उड़ जाता है, तो इस टाइप की चीजों को बोला जाता है। तो मॉनिटर करने में जो खर्चा आता है लाइकली टू बी रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन मॉनिटरिंग कॉस्ट, कि भाई कैसे मॉनिटर करें, वो खर्चा होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा, तो हमें दुनिया भर के सीसीटीवी पैकेजेस लगाने पड़ रहे हैं, तो ये होता है बेसिकली, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 104 नंबर जो नई नई चीजें हैं मैं आपको सारी मार्क करवा रहा हूँ। एजेंसीज थ्योरीज को हम आगे लेके जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी एजेंसी थ्योरी के क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उसको मार्क कर रहे हैं, आप इसको चाहे शीट पे नोट कर लीजिए एक जगह पे, वीडियो से पेपर पे, 10 मिनट का काम है, और पढ़ के रहिए। सेंटर के बाहर भी ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के जाइए जो एमसीक्यू है, ये वाले जो मार्क कर रहा हूँ बेसिकली, बाकी तो सब नॉर्मल है, तो आप टिक लगा लेंगे मन अंदर। अब मैंने आपको 104 करवाया था, हम 105 नंबर के अंदर एंटर कर चुके हैं। 105 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थ्योरी, ठीक है, करेक्ट के बारे में बात हो रही है। लार्ज एंटिटीज इट इज नॉट 100%, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल नहीं, एजेंट एंड डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर बड़ी यूज नहीं हुआ, ठीक है। ये रहेगा एजेंट्स आर अज्यूम्ड टू बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर, जो एजेंट है जिसको हमने हायर करा है, डेलीगेट करा है काम, उसके पास पावर है कुछ करने की। Which of the following is not an agency cost? इनमें से कौन सा एजेंसी का कॉस्ट नहीं है? Concurrent loss, ठीक है। बाकी सारे हैं। मॉनिटरिंग कॉस्ट को ही ये बोलते हैं, बॉन्डिंग कॉस्ट चलाने का जो भी ऑर्गेनाइजेशन को, कॉन्करेंट लॉस नहीं है इसका पार्ट है जैसे थ्योरी का। 107 पे आ गए हैं हम। 107 बहुत इजी है, प्लीज ध्यान से समझना। डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल टू फिल द पोजीशन फ्रॉम द टॉप लेवल। अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। स्टाफिंग, मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि सही जगह के लिए सही बंदे को सिलेक्ट करना। फिर आते हैं 108 नंबर पे। इट इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन विद द राइट नंबर ऑफ पीपल। राइट नंबर चाहिए हमें, जितने लोग चाहिए राइट टाइम पे, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, तो इसे बोलते हैं स्टाफिंग। सेम मीनिंग है। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, रिजेक्शन, सिलेक्शन में रिजेक्शन भी होता है, हेंस इज कॉल्ड। रिजेक्शन हो गया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव हो गया भाई, भगा दिया उन्होंने मेरे को, है ना। टी ग्रुप ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग मैंने बताई थी ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, लेकिन टी ग्रुप ट्रेनिंग का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है। इट इज कॉल्ड सेंसिटिव ट्रेनिंग के ऊपर आता है ये, जैसे आर्मीज वगैरह में होती है सेंसिटिव ट्रेनिंग, तो उसे टी ट्रेनिंग्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बेटा लास्ट 7 क्वेश्चंस रह गए हैं इस एमसीक्यू के। 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, मैंने आपको बताया था। ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क, से दूर पे ट्रेनिंग हो रही है तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, और जॉब के साथ हो रही है तो ऑन द जॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आपको दूर रख के पढ़ाया जा रहा है। इट इज ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको यहाँ पर विवेक बिंद्रा का एग्जांपल दिया था। एमबीए की कई सारी केस स्टडीज होती हैं, आप घर पे बैठे आपको वीडियो लेक्चर्स दे दिए गए हैं लाइक दिस, तो ये सारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ऑन द जॉब में आप साथ साथ काम करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड, एक्सटर्नल बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, तो इसमें सारे हैं
ऑल द अबव 113 के अंदर 114 पे आते हैं बेटा, बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। ये देखिए लास्ट, फटाफट निकालते हैं इसको। एक मिनट बेटा, जरा फाइल में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, इसमें 113 का हम कर चुके थे ऑलरेडी। 114 में बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। के लिए हम उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसे इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम उसको लंच पीरियड के बारे में बताएंगे, कितनी छुट्टियां होंगी, आपको मेडिकल लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारा इंडक्शन कर रहे हैं उसका। तो इंडक्शन में सारी जानकारी दी जाती है। विच एक्टिविटी ब्रिंग्स द जॉब सीकर, ठीक है, जो देख रहा है, एंड एम्प्लॉय इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर, एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कौन सा होता है? 116 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में हम सिलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, ये सारी चीजें। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज टू डूइंग द पर्टिकुलर जॉब। इस बात को किस बंदे ने बोला है? फ्लिपो ने, एडविन फ्लिपो ने ये बात बोली है। इंपॉर्टेंट है, नाम का क्वेश्चन ध्यान रखना। जितने इंपॉर्टेंट मार्क करें उसे एक पेज पे कर लीजिए प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपका कल का पेपर अच्छा हो जाएगा। The premises over which a firm is no control, जहां पर फर्म्स का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, तो उसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस, जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं। बेटा पूरा हो गया आपका ये 117 क्वेश्चन थे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 50 करवाए थे और आज 51 से लेके 51 से लेके 117 तक करवाए, तकरीबन 67 क्वेश्चन सॉल्व करवाए इस वीडियो के अंदर। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, लिख लो, कल इसी टाइम पे इसी फाइल के अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस टैकल होने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि इंस्टीट्यूट की फाइल है। अच्छे से देख लीजिएगा, जो जो क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्केबल करा है उसको एक शीट पे लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें नाम आए हैं, डेट्स आई हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, तो वो थोड़ा सा करके जाइए अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि कुछ और एडवांस लेवल की चीजें बताई जाएं। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, जो कल होने वाला है आपका। बहुत अच्छा पेपर जाएगा इकोनॉमिक्स का, और आपको कोई भी डाउट हो, आधा % भी, आप इंडिविजुअली मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलिए बेटा मिलते हैं कल अच्छे से।